आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए। काका राम राम। अरे राम राम हरिया, राम राम। आओ बैठो। क्या बात है काका, आज बड़ा मन लगाकर संगीत सुन रहे हो? हरिया, ये कोई मामूली गीत संगीत नहीं है, ये बापू का प्रिय भजन है। इसमें पराई पीर को जानने की जो बात कही गई है वो मन को छू लेती है। हाँ। वैष्णव जन तो मेरे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। कितने अच्छे भाव हैं इस भजन में। तभी तो अभी मैं जब अहमदाबाद गया था ना, तो वहाँ साबरमती आश्रम से लाया हूँ ये भजन। अरे वाह। हरिया, वहाँ जाकर देखो तो पता पड़ता है कि बापू ने देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या किया। बिल्कुल सही। साथ ही छुआछूत और सांप्रदायिकता जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए बापू ने कितना काम किया है। सर्वहारा वर्ग की बस्ती में सेवा कार्य करने जब बापू जाते थे ना, तो उनके साथ देश के सभी दिग्गज नेता होते थे। अरे हरिया, वहाँ की तस्वीरें देखकर पता लगा कि आज हम लोग जिस आजाद देश में सांस ले रहे हैं ना, उसके लिए इन महान लोगों ने कितना संघर्ष किया है। इस टोली में अपने ठक्कर बापा भी तो थे, है ना काका? हाँ हाँ हरिया, ठक्कर बापा का भी जीवन पिछड़ों और सर्वहारा वर्ग यानी अनुसूचित जाति के लोगों की सेवा में ही तो बीता था। काका, ठक्कर बापा के बारे में कुछ और बताइए ना। बिल्कुल हरिया, और कुछ क्यों, उनके बारे में विस्तार से बताता हूं ना। उनके जीवन से तो बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। तो फिर ध्यान से सुनो हरिया, ठक्कर बापा की जीवन गाथा। जी काका। ठक्कर बापा एक विरल लोक सेवक थे। विनम्र स्वभाव के ठक्कर बापा जीवन भर सर्वहारा वर्ग और पिछड़ी जातियों की सेवा करते रहे। महात्मा गांधी ने ठक्कर बापा के बारे में लिखा था, ठक्कर बापा अपने आप में एक संस्था हैं। एक बार मैंने उन्हें लिखा था कि वो थोड़ा आराम कर लें, तो तुरंत उनका जवाब आया, जब इतना सारा काम करने को पड़ा है तब मैं आराम कैसे कर सकता हूं? मेरा काम ही मेरा आराम है। अपने जीवन कार्य में वो जिस तरह अपनी शक्ति लगा रहे हैं, उसे देखकर तो उनके आसपास रहने वाले युवक भी लज्जित हो जाते हैं। उनका जीवन कार्य ही उनका एकमात्र संतोष और विश्राम है। ठक्कर बापा का जन्म 27 नवंबर 1869 को गुजरात के भावनगर काठियावाड़ में हुआ था। उनका नाम अमृतलाल ठक्कर था। ठक्कर बापा नाम तो तब पड़ा जब वे अपनी सेवा के कारण सारे देशवासियों के पिता तुल्य हो गए थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। वे 6 भाई थे। उनके पिता विट्ठलदास लालजी ठक्कर मामूली हैसियत वाले आदमी थे। घर का खर्च मुश्किल से चल पाता था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ने पर तो उन्हें घर के गहने तक बेचने पड़े और कर्ज लेकर काम चलाना पड़ा। अपनी तंग हाली से जूझते हुए उन्होंने समाज के लिए कुछ कर दिखाने की ठान ली। वे घोघारी लोहाना समाज के थे, जिनके भावनगर में अनेक घर थे। विट्ठलदास जी ने अपने समाज के सुधार के लिए कई काम किए। बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कराई, गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए सहायता कोष स्थापित किया और लोहाड़ा छात्रावास का निर्माण भी कराया। पिता की उदारता और सेवावृत्ति का बालक अमृत पर बचपन से ही गहरा असर पड़ा।
दूसरी ओर पिता सादगी, श्रम और विनम्रता जैसे गुणों की प्रतिमूर्ति थे। ठक्कर बापा का जीवन भी सादगी की मिसाल रहा। विनम्रता, सरलता, श्रम और सादा जीवन जैसे गुण उन्होंने अपने पिता के आचरण से ही सीखे। सर्वहारा वर्ग के लिए उनके मन में छोटी उम्र से ही सद्भावना पैदा हो गई थी। सुबह सुबह जब मोहल्ले में झाड़ू लग रही होती तो बालक अमृत कई बार बाहर निकल जाता था और झाड़ू लगा रहे लोगों को समझने का यत्न करता। कितना अच्छा गाते हो बाबा। बस बस, दूर से ही सुनो, मेरे पास ना आना। लेकिन क्यों? अब मुझे छू लोगे तो अभी नहाना पड़ेगा जाकर, और माँ डांट लगाएगी सो अलग। तो ऐसा करो, तुम यहाँ आकर ओटले पर बैठो और फिर गाओ। अरे ना बाबा ना, हम यही अच्छे हैं। क्यों हमें इस काम से भी निकलवाना चाहते हो? हम गाते हैं तो बस दूर से ही सुनो। धन दौलत तेरा मालिक खजीना, दो दिन का सपना समझी मना। माँ, ये टेढ़ो का मुखिया जब गाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, वो गाता ही बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, वो हमेशा मुझे दूर रहने को ही कहता है। क्या मैं उसे छू नहीं सकता? हाँ, अगर तुम उसे छुओगे तो तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा, इसलिए तुम तो दूर ही रहना उससे। लेकिन क्यों माँ? वो भी तो हमारे जैसा ही है। बल्कि हमारे घर में तो कोई भी इतना अच्छा नहीं गाता जितना अच्छा वो गाता है। मेरा तो बहुत मन करता है उसे अपने ओटले पर बैठाऊं, बात करूं और गाते हुए सुनूं। लेकिन ना बेटा, ऐसा कभी न करना। उसे वहीं बैठने दे जहाँ वो बैठता है। लेकिन वहाँ तो कितनी गंदगी होती है माँ। सारे मोहल्ले के बच्चे सुबह सुबह वही गंदा करते हैं और फिर टेढ़ो का मुखिया भी वहीं आकर बैठता है, जबकि वो तो रोटी लेने आता है ना। ये तो गलत है ना माँ। मैंने कहा ना, जो भी है ठीक है, और तू भी उससे बात मत किया कर। ठीक तो नहीं है माँ। अगर वह हमारे ओटले पर बैठ जाएगा तो क्या घर अपवित्र हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। मैंने कहा ना, चुप कर। नहीं माँ, अगर वो झाड़ू लगाने नहीं आएगा तो हमारी पूरी बस्ती जरूर अपवित्र हो जाएगी। कल से मैं अपने ओटले पर ही उसे बैठाऊंगा। मैंने कहा ना बेटा अमृत, जिद मत कर। लेकिन क्यों? तू अभी इस बात को नहीं समझ सकता। पहले बड़ा हो जा, फिर समझना। लेकिन नन्हा अमृत बात को समझ रहा था। बचपन से ही उसके मन में सर्वहारा वर्ग के लिए सहानुभूति घर कर गई थी। जो बालक अमृत आज मुखिया को उसकी सही जगह दिलाने की कोशिश कर रहा था, उसी अमृत ने समूचे पिछड़े वर्ग को समाज में उनका सही स्थान दिलाने के लिए बरसों संघर्ष किया। बचपन से ही बालक अमृत को स्कूल में पढ़ने भेजा गया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसके पिता ने उसे पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करा दिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके उनकी नौकरी लग गई। उन्हें शोलापुर जिले में वारसी लाइट रेलवे लाइन में 75 रुपए की पगार पर ओवरसियरी का काम मिला। वहां कुछ समय रहने के बाद भावनगर, गोंडल, जूनागढ़, पोरबंदर यानी BGJP रेलवे में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस रेलवे का केंद्र भावनगर में ही था, इसलिए वे घर वालों के साथ ही रहने लगे। लेकिन यहाँ का काम उन्हें रास नहीं आ रहा था। माँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। कैसी बात करता है रे?
इस नौकरी के लिए तो लोग तरसते हैं, और तू है कि छोड़ने की बात करता है। तरसते हैं इसलिए कि वे सब रिश्वत खाते हैं। मैं नहीं कर सकता ये सब। अरे पर उन्हें रिश्वत देता कौन है? ऐसा है माँ, हमारा काम है रेल की पटरियां बिछाना। पटरियां बिछाते समय किसानों के खेत बीच में आ जाते हैं और उन्हें जमीन खोनी पड़ती है। ये किसान इंजीनियर को रिश्वत देके अपने खेतों को बचाने का प्रयास करते हैं। रिश्वत लेना तो गलत बात है, लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं जिससे नौकरी बची रहे? कल मेरे सामने भी रुपयों से भरी थैली आई थी माँ, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। अब ऊपर के अधिकारी भी तो रिश्वत खाते हैं। मेरी ईमानदारी उन्हें ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं होगी। एक दिन या तो वे मुझे निकलवा देंगे या मैं खुद ही ये नौकरी छोड़ दूंगा। अरे तू नाराज क्यों होता है रे? पहले खाना तो खा ले। हाँ लाओ माँ। और फिर एक दिन वही हुआ। ठक्कर बापा की ईमानदारी की वजह से उनके विरुद्ध अधिकारियों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया और आखिरकार ठक्कर बापा को नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद बड़वाड़ राज्य ने उन्हें मुख्य इंजीनियर के रूप में नियुक्ति दी। यहाँ उनकी मेहनत और सच्चाई की चारों ओर धाक जम गई। इसके बाद ठक्कर बापा पोरबंदर राज्य में मुख्य इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ भी उन्होंने ईमानदारी से 5 बरस तक काम किया। इसके बाद भाग्य उन्हें अफ्रीका में युगांडा ले गया, जहाँ एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी। अफ्रीका में रहकर ठक्कर बापा ने न केवल एक नया देश देखा, बल्कि नए लोगों से उनका परिचय हुआ और प्रकृति के साथ उनका संबंध और घनिष्ठ हो गया। यहां भी उन्होंने रंग भेद को देखा और समझा कि इस दूर देश में भी इंसान और इंसान के बीच खाई बनाने का काम बदस्तूर जारी है। अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद उन्हें सांगली राज्य में नौकरी मिली। वहां वे प्रोफेसर अन्ना साहब कर्वे के संपर्क में आए। विधवाओं के प्रति ठक्कर बापा के मन में पहले से ही बड़ी हमदर्दी थी और प्रोफेसर कर्वे के संपर्क में आने से वे इस सामाजिक समस्या को और गंभीरता से लेने लगे थे। सन 1904 में गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी पहली बार मुलाकात हुई और उनके मन में पूरी तरह समाज सेवा को अपनाने का विचार जागृत हुआ। लेकिन भाग्य उन्हें सांगली से बंबई ले गया। वहां म्युनिसिपैलिटी में उन्हें कुर्ला में कचरे की लाइट रेलवे के निरीक्षक का काम सौंपा गया। इस गाड़ी में बंबई के अलग अलग मोहल्लों का कूड़ा करकट भरकर ले जाया जाता था। देखिए, अपना काम ठीक से समझ लीजिए मिस्टर ठक्कर। ये कचरे की लाइट रेलवे का काम है, इसे आपको देखना है। इस गाड़ी में पूरी बंबई का कूड़ा कचरा भरकर चेंबूर जाता है। आपका काम है ये देखना कि शहर का सारा कचरा इस गाड़ी में भरकर जाए और फिर चेंबूर के पास गड्ढों में उसे ठीक से फेंका जाए। जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको सारी गंदगी गाड़ी से निकाल कर बाहर फेंकना होता है। सारा काम अच्छे से होना मांगता है, समझे? कोई शिकायत आना नहीं चाहिए। ओके, काम शुरू कीजिए मिस्टर ठक्कर। आओ बैठो, बहुत काम हो गया। अब जरा ये बताओ कि कैसा लगता है ये काम आप सबको? अरे साहेब, बहुत गंदा काम है ये। हाँ, सड़ा हुआ कचरा, कीचड़, जूठन और सारी गंदगी, ऐसी बदबू आती है कि सिर फटने लगता है। अरे जीता जागता नरक है साहब, लेकिन क्या करें, पेट के लिए इसे भी ढोना पड़ता है। ऊपर से अफसरों की डांट फटकार अलग। और तो और साहेब, काम देने के लिए भी हम लोगों से रिश्वत मांगता है अफसर। लेकिन तुम लोग रिश्वत के लिए पैसा कहाँ से लाते हो? मरता क्या ना करता साहेब, पठानों से ब्याज पर लेते हैं।
और जिंदगी हमेशा कर्ज के बोझ से दबी रहती है साहब। तुम लोग ठीक कह रहे हो। ये तो जीता जागता नरक है और इससे मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हो साहेब। जी साहब। ये सब देखकर ठक्कर बापा को बहुत चोट पहुंची। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सर्वहारा वर्ग की सेवा करने का प्रण लिया। यहीं वे विट्ठल रामजी शिंदे के संपर्क में आए। ठक्कर बापा ने अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान में देना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि परिवार की सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर पूरा समय दीन दुखियों की सेवा में लगाएं। 6 फरवरी 1914 को भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले के सामने ठक्कर बापा ने सेवा की दीक्षा ली। 45 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेवा का व्रत लिया, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाया। ठक्कर बापा ने देश और समाज की अनेक रूपों में सेवा की। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों की ऋण मुक्ति के लिए सहकारी समितियों की स्थापना, रिश्वतखोरी को मिटाने का प्रयत्न किया और उत्तर प्रदेश, कच्छ, पंचमहल जैसे इलाकों में अकाल पड़ने पर पीड़ितों की सेवा की। पहले महायुद्ध के समाप्त होने पर जमशेदपुर जाकर लोहे के कारखाने के मजदूरों को राहत पहुंचाने का काम भी ठक्कर बापा ने ही किया। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ तो धारा सभाओं, अदालतों और स्कूल कॉलेजों के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी शुरू हो गया। ठक्कर बापा काठियावाड़ में स्वदेशी आंदोलन में जुट गए। भारत माता की जय। 1930 में जब देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो ठक्कर बापा के जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। वे मोहम्मदाबाद के शराब खाने पर पहरा देने के लिए स्वयं सेवकों की सेवा के लिए गए। ये हमारा ऑर्डर है, तुम सब एकदम से इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम यहाँ से नहीं हटेंगे और आपका कोई आदेश भी नहीं मानेंगे। हम इसकी सजा जानते हो? तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। चाहे जो हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। इन सबको गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट देम। गिरफ्तारी के बाद ठक्कर बापा पर मुकदमा चला। निचली अदालत ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई, लेकिन अपील होने पर ऊपर की अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दिया। मुकदमे के दौरान 1.25 महीने तक ठक्कर बापा साबरमती जेल में रहे। वर्ष 1922 से 1932 तक 10 वर्ष ठक्कर बापा ने भीलों की सेवा में गुजारे। उन्होंने भील जनजाति के अज्ञान, दरिद्रता और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अथक प्रयत्न किए। भील सेवा मंडल की भी स्थापना हुई। 1931 में गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण का काम शुरू किया और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की गई। गांधी जी ने ठक्कर बापा से संघ का मंत्री पद स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें बापू ने कहा, भील सेवा मंडल का काम उपयोगी तो है, परंतु देश के इतिहास की इस घड़ी में सर्वहारा वर्ग की सेवा अधिक आवश्यक है। इसकी जड़ में सारे राष्ट्र की आत्मशुद्धि करके देश को ऊंचा उठाने की आध्यात्मिक भावना विद्यमान है। इसके लिए पहली आवश्यकता उच्च नैतिक बल वाले व्यक्तियों की है। हमने अस्पृश्यता के जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित किया जाना है। इस मामले में आप जैसे व्यक्ति ही
पहल कर सकते हैं। ठक्कर बापा अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के मंत्री पद को स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। 1933 में अस्पृश्यता निवारण के लिए बापू ने 21 दिन का उपवास किया। पापा कुछ तो खा लो। नहीं बेटी, मैं भी आज से कुछ नहीं खाऊंगा। बापू ने अस्पृश्यता निवारण के लिए उपवास किया है, तो भला मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? अस्पृश्यता की बुराई दूर होनी ही चाहिए। इसके बिना तो हर आजादी अधूरी ही रहेगी। और बाद में 9 महीने तक सारे देश का दौरा किया। इन दिनों ठक्कर बापा छाया की तरह बापू के साथ रहे। वे सारे देश में घूमे और सर्वहारा वर्ग के लिए जगह जगह मंदिर, कुएं और धर्मशालाएं खुलवाईं। इस यात्रा में उन्हें बापू के साथ रहकर देश की अवस्था को समझने का अवसर मिला। यात्रा के दौरान बहुत से स्थानों पर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। कई जगह सवर्णों ने प्रहार तक किए। बापू, ये गलत है, ये गलत है। क्या हो गया है मेरे देशवासियों को? कहां खो गया है हमारा भाईचारा? बापू के बताए मार्ग पर क्या इसी तरह से चलेगा देश? आज सारी दुनिया बापू की आवाज सुन रही है और अपने ही लोग उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। वर्ष 1946 और 1947 में देश में सद्भावना को ठेस पहुंची और देश अशांत हो गया। इससे ठक्कर बापा का दिल टूट गया। फिर भी 77 वर्ष की अवस्था में वे गांधी जी के पास नोआखली गए और प्रेम का संदेश लेकर घर घर पहुंचे। मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म और हम सबका धर्म एक ही राह पर चलना सिखाता है। सत्य की राह पर चलो, मरते दम तक। मैंने तय कर लिया है, फिर वही प्रेम का संदेश लेकर जाऊंगा जो बापू के आश्रम में गूंजता है रात दिन। सर्वधर्म संभाव, इसी संदेश की आवश्यकता है हर घर, हर बस्ती, हर नगर को। 19 जनवरी 1951 को 82 वर्ष की अवस्था में ठक्कर बापा संसार से विदा हो गए। और मानवता का ये पुजारी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया, जो ऊंच नीच और छोटे बड़े की दीवारों को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देना चाहता था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठक्कर बापा को याद करते हुए कहा था, जब जब निस्वार्थ सेवकों की याद आएगी, ठक्कर बापा की मूर्ति आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मान का, मान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।